सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कल पंजाब में अचानक आने वाली तब्दीली ने हैरान कर दिया। कल पंजाब के साबिक वज़ीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन के खिलाफ तवील और दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद अचानक फैयाजुल हसन चौहान से वजारत इत्तलात की जिम्मेदारियां वापस ले ली गई। यूं महसूस हुआ जैसे चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नापसंदीदा बात कर दी, जिस पर इन्हें फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया। ये तब्दीली इतनी अचानक थी कि खुद फैयाजुल हसन चौहान भी ये खबर सुनकर हैरान रह गए। इस तब्दीली की समझ फौरी तौर पर नहीं आ सकी। सवाल उठे कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो मीटिंग्स में फैयाजुल हसन चौहान की मिसालें दिया करते थे कि वो पंजाब में अकेले ही ऑपोजिशन को टफ टाइम देते हैं, फिर वज़ीर आज़म के पसंदीदा को दूसरी बार क्यों तब्दील कर दिया गया। एक कहानी ये सामने आई कि फैयाजुल हसन चौहान हुकूमती सोशल मीडिया टीम में अपने लोगों को तैनात कराने की कोशिश कर रहे थे। ये कोशिशें तब्दीली की वजह बनी। फिर कहा गया कि फैयाजुल हसन चौहान हुकूमत से ज्यादा अपनी प्रोजेक्शन करते थे। ये इन्हें ले डूबा। लेकिन अब एक नया रुख सामने आया है। खबर यह है कि फैयाजुल हसन चौहान को वजीर जेल खाना जात का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है और चौहान साहब ने महकमा जेल खाना जात का चार्ज संभालते ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल में दी जाने वाली तमाम सहूलियात की तफसीलात तलब कर ली हैं। फैयाजुल हसन चौहान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पंजाब की जेलों से VIP कल्चर का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। तमाम फरीकों को यकसा और बेहतरीन सहूलियात फराहम करना इनका मिशन है और वो किसी भी कैदी से इम्तियाजी सलूक को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल यह है कि क्या फैयाजुल हसन चौहान की नई जिम्मेदारियां नून लीग और खास तौर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर भारी पड़ने वाली है। इसका पता आने वाले दिनों में चल जाएगा। एक और अहम खबर यह है कि नून लीग के रहनुमा याद सादिक अपनी गलती को गलती मानने पर तैयार ही नहीं बल्कि उल्टा धमकियों पर उतर आए हैं। इनका कहना है कि इतना ना उकसाया जाए कि ऐसी कोई और बात हो जाए। सवाल यह है कि इन्हें उकसा कौन रहा है। वो सीधे से अपनी गलती तस्लीम करके माफी क्यों नहीं मांग लेते और वो क्यों रियासत की बजाय सियासत को अहमियत दे रहे हैं। अगर उन्होंने मुतनाज़ा बात इमरान खान के हवाले से की ही थी तो क्या ये रियासत पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ा बनाने वाली बात नहीं? क्या इससे मुल्क की वकार पर जद नहीं पड़ती और सियासी मुखालिफ को नीचा दिखाने की कोशिश में मुल्क दुश्मनों को जश्न का मौका देना, ये कौन सी दानिशमंदी है? आज सियासत के उतार चढ़ाव के साथ वज़ीर आज़म की मईशत को उठाने की कोशिशों पर भी बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबडोग साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, ये जो वज़ीर आज़म ने आज ऐलान किया है कि अगले 3 साल के लिए 25% तमाम सनतों के लिए इजाफी बिजली सस्ती कर दी जाएगी 25% और जून तक 1 नवंबर से जून तक स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए 50% तक। ये तो बहुत बड़ा ऐलान है और लगता है कि इससे यकीनन मईशत को भी फायदा होगा, रोजगार भी बेहतर होगा, गुर्बत में भी उम्मीद है कमी होगी और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। ये तो एक रेवोल्यूशनरी बज़ाहिर लगता है कि इकदाम है। देखिए उसामा साहब, अभी मेरे कल या परसों आपने जो बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाएंगे और ये बेहतरी की तरफ मैंने हालांकि 1 साल का टाइम दिया था और मैंने कहा बहुत जल्द आपको, लेकिन 1 साल तक ये चीज़ें बहुत सारी जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। एक तो ये आप अभी आज ही अदारा शुमारियात की जानब से जो रिपोर्ट जारी हुई है जी, जो मैं रिपोर्ट देख रहा था उसके मुताबिक तो ज़ाहिर बात है अभी ग्राउंड रियलिटी और उसको मैं कंपैरिजन नहीं किया, लेकिन उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मुर्गी, दालें, मसूर की दाल, दीगर जो दालें हैं वो और इस तरह की कुछ जो चीज़ें हैं खाने पीने वाली, उसके रेट कम हुए। ओवरऑल पिछले माह की निस्बत शायद थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ठीक है अब कमी आ गई। यानी ये जो ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। मैं समझाऊँ ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। फिर उसके बाद जो अब ये स्टेप लिए गए हैं, देखिए बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट ना होने की वजह से जो थी उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम कंपेटिटर नहीं रहे थे। हमारे पास एक तो बिजली थी नहीं और अगर मिलती थी तो महंगी थी। हमारे जो सनतों की जो प्रोडक्शन कास्ट थी वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश,
एज कम्पेयर टू चाइना वो बहुत ज्यादा थी। चाइना का तो मुकाबला ही ना करें ना। तो हाँ जी, जारी बात है। भारत और बांग्लादेश का हाँ जी, 100% दुरुस्त। अब मामला ये है कि इस हवाले से सस्ती थी, अब उसको भी अब मामला ये है कि हमारा जो ये इंसेंटिव दिया गया और 50 जो है फीसद तक भी सस्ती मिलेगी, 25% तक कम रेट मिलेगा, 25% तमाम सनतों के लिए, 50% छोटी इंडस्ट्रीज के लिए। और उसमें फिर ये एक और बड़ा बात है, आप देखें पीक आवर और वो चीजें मामला वो भी खत्म कर दिए, उन्होंने कहा कि पूरा दुगना खर्चा आ जाता था। हाँ जी, वही बात है। अब मामला ये है कि ये सारी चीजें जब उसामा साहब आपकी किसी की भी फैक्ट्री जिसकी है, आपको पता है बहुत सारी तेजी से लोग फैक्ट्रियां बंद करके, जिस तरह जूट पीक आवर्स में तो बंद कर देते। अच्छा नहीं, पीक आवर में बंद भी कर देते थे। कुछ फैक्ट्रियां बांग्लादेश शिफ्ट होना शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे गैस आपको पता है सर्दियों में छोड़ के गर्मियों में भी बहुत सारी फैक्ट्रियों को तो नहीं मिल रही होती। सर्दियों में गैस घरों में भी नहीं आती। बिजली जो है गर्मियों के अंदर जो हाल होता है, एक लोड शेडिंग है। आप अगर पावर जनरेशन बनाते हैं, डीजल फर्नेस ऑयल से बनाते हैं, कोई भी आप सोर्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। इस वजह से हो ये रहा था कि तेज़ी से इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी और कोविड भी आ गया। अब मामला ये है कि लोग जो है बहुत सारे बिजनेस वाइंड अप कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ ने वाइंड अप कर दिया था। अब मामला ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। वो बिजनेसमैन जो ये सोच विचार में थे, जिनकी फैक्ट्रियां जिस तरह आपने कहा कि पीक आवर में बंद कर, अब वो भी चलेंगी। 50% जो उनको और रियायत हो गई, 25% वो हो गई। एक और पहलू है, जब इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सस्ती होगी, तो मेन मसला बनाना नहीं है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो मार्केट होगी। मार्केट तब होगी कि आप इंडिया बांग्लादेश से सस्ती चीज प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपको सस्ती एनर्जी मिलेगी। अब ये अक्लमंदी की बात है कि जो गैस की लोड शेडिंग है, तो उसमें भी ये चीज फायदेमंद होगी कि आपको अगर बिजली सस्ती मिल रही है तो वो थोड़ा सा गैप फिल हो सकेगा। बाबर साहब, ये सब जो किया गया है, इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये इजाफी बिजली, यानी पिछले साल अगर कोई शख्स नवंबर के महीने में मिसाल के तौर पर हर महीने से कंपैरिजन होगा 1000 रुपए की बिजली इस्तेमाल कर रहा था, अब अगर 1500 की करता है तो 25% इजाफी बिजली का मतलब ये है कि उसमें 500 रुपए में से 25%, या अगर 50% है तो 500 में 50% 250 रुपया उसको कम होगा, यानी अब उसको 1500 के बजाय 1250 बिल देना होगा। लेकिन फिर भी ये बड़ा इंसेंटिव है। क्या ये पीडीएम को फेल करने के लिए दिया जा रहा है? उसामा साहब दे रहा है, दुरुस्त है। अल्टीमेटली चाहे आप पीडीएम को क्रेडिट दें या जो भी है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा होश आया और उसने जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, छोटी इंडस्ट्री जो है जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार जो देती है, उसको रिलीफ दिया है इस सूरत में। लेकिन ये उसामा साहब काफ़ी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिलीफ दे दिया, उससे ये है कि आपकी जो कमोडिटी है वो इंटरनेशनल मार्केट में, वो कम्पेटिटिव मार्केट जो है उसमें आप मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब बिजली सस्ती होने से इंडस्ट्री ग्रो करेगी, रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जहाँ पर आपको हर चीज़ की कीमत, अगर आप कंपैरिजन करें तो 2 साल के कंपैरिजन करें तो हर चीज़ की कीमत डबल हो चुकी है। अगर आप बात करें उसकी खादों की, तो यूरिया की कीमत जो है उसमें आलमोस्ट डबल इजाफा हो चुका हुआ है। हर चीज़ में डबल इजाफा हो चुका हुआ है। और आप एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, एक एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है। एग्रीकल्चर आपकी रीढ़ की हड्डी है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको वो पंजाब जो पूरे पाकिस्तान की गंदम की जो ज़रूरियात थी उसको पूरा करके उसके बाद उसको आप एक्सपोर्ट भी करते थे, आपको अब इंपोर्ट करनी पड़ रही है गंदम। तो गवर्नमेंट को इस सेक्टर की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पर भी उसके लिए ऐलान किया है इमदादी पैकेज का, और गालिबन 50 अरब। उसामा साहब वो पैकेज जो है वो नवाज शरीफ के दौर में भी अनाउंस हुआ था, वो पार्टी के दौर में अनाउंस हुआ। ये वो पैकेज है जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो 247 अरब का शबाज पंजाब में दिया था, वो सारा टेक्निकल था। आज तक मैंने जिले किसी में देखा कि वो 247 वो सारा टेक्निकल था। अल्टीमेटली रिलीफ कागज पैकेज अनाउंस कर दिए, उसका रिलीफ नहीं। अच्छा, अभी जो 50 अरब का, अभी एक मिनट, पीडीएम वाला सवाल, अब तो वो महंगाई का या एक इम्पैक्ट तो उसका कम हो जाएगा। अब ये भी खबर है कि इमरान खान साहब उसमें कहेंगे कि जनाब ये पीडीएम का महंगाई से क्या ताल्लुक है सर? ये 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, मतलब 1 नवंबर से। सर मेरी सुन लें, एक चीज तो क्लियर है, इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली तो नहीं आना,
ये इंडस्ट्री है, अल्टीमेटली वो चलेगी, बिजली आएगी, वो इसको 6 महीने लगेंगे, उसका इम्पैक्ट आता है, प्रोडक्ट बनेगी, वो मार्केट में जाएगी, आप कंपेटिटिव मार्केट में रेट आपको मिलेगा। 1 नवंबर से शुरू है, नवंबर का बिल आएगा, उसमें तो उसको कम मिलेगा ना। मुझे एक बात बताएं, एक आम आदमी जो जिसका तनख्वाह 30-40 हज़ार रुपये है, 20 हज़ार रुपये है, जो डेली वेजर है, वो जब सुबह उठता है, वो अपने बच्चे के लिए रोटी लेने जाता है, नाश्ता लेने जाता है, दोपहर का खाना लेता है, रात का खाना लेता है, उसने अपने बच्चों के लिए दवाइयाँ लेनी है, उसने सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं, बहुत मुश्किल है। जिंदगी में इससे क्या रिलीफ आएगा, मुझे अभी बता दें। जो बेरोजगार 2 महीने में जो शिफ्टें बंद हुई थी, 13 दिसंबर को जो 13 दिसंबर को पीडीएफ का बाबर साहब जो शिफ्टें बंद थी वो शायद चल पड़ेंगी। अच्छा, मिलों की फ्लैट रेट हो गया, कोई पीका पर नहीं है, शिफ्टें बंद थी, इसके अलावा एक इंसेंटिव मिल गया सरमाकार को, 3 साल के लिए मुझे रिलीफ मिल रहा है। डबल शिफ्ट्स दोबारा शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी इंडस्ट्री ने तो यूनिट आधे से भी कम कर दिए थे। एक तो शिफ्ट बंद हो गई, एक यूनिट आधे से कम कर दी, कोरोना एक तरफ से आ गया, एक तरफ से पैसा आएगा, डॉलर ज्यादा आएंगे, रुपए की कदर बेहतर होगी। आप जो बात कर रहे हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं, वो अंडों वाली के जी अंडे होंगे, नहीं ऐसे ना करें, जो नहीं है का जो भी इम्पैक्ट आना है वो 6 महीने के बाद आएगा, साल के बाद आएगा, आज से इम्पैक्ट नहीं आना। आप बात कर रहे हैं पीडीएम के जलसों की, पीडीएम के जलसों से आम आदमी, जो मैं कह रहा हूं कि जो आम आदमी को फिलहाल महंगाई का सामना है, बेरोजगारी का सामना है, वो अगले महीने तक रिजॉल्व नहीं हो सकता। 13 दिसंबर को उनका लाहौर में जलसा है। चले उम्मीद बन गई, आप ये कहते हैं हाँ उम्मीद जरूर है, लेकिन इम्पैक्ट आएगा कई। सर अभी बहुत कुछ करने वाली बात है, इस पे गवर्नमेंट जो इतनी खुशी के शादियाने बजा रही कि हमने, गवर्नमेंट तो कह रही है सीमेंट सेक्टर में इतनी कभी खपत नहीं हुई साहब, जब तक गाड़ियों की सेल बढ़ गई है, जिंदगी में रिलीफ नहीं आएगा, जब तक मेडिसिन की कीमतें, जब तक खाने की कीमतें, जब तक चीजों की कीमतें कम नहीं होंगी। आया तो कराची का भी 1200 रुपए का पैकेज है, कहां पर है? अच्छा, आप तो सीमेंट की बार बार वज़ीर-ए-आज़म साहब बात करते हैं ना, मुझे तो इस पे भी हैरानी होती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को थोड़ा सा अगर समझेगा आप उनको, मेरा ख्याल है अगर गौर करेंगे इस बात पे, जो सीमेंट इंडस्ट्री ऑलरेडी मिट्टी से, आपको ऑलमोस्ट मिट्टी होती है वो पथरीली, और बहुत कम उस पर लागत आती है। उस सीमेंट की बोरी ऑलरेडी आपको पता है कितना उसमें प्रॉफिट मार्जिन है? सर जो भी है बिक तो रहा है ना, तो कार्टलाइजेशन है, यहाँ पे कार्टलाइजेशन को फायदा देकर एक्सपोर्ट हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, इस्तेमाल हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो सीमेंट लोगों ने ज़ख़ीरा कर रहे हैं, लेकिन सीमेंट को महंगा होने से आप इसको राइज तो ना करें ना। उसकी बोरी की कीमत में अगर इजाफा हो जाता है तो आप इसको इंडिकेटर बना रहे थे जनाब के, खपत में भी हुआ है ना, खपत में हुआ है तो खपत तभी हो रही है जब इजाफा हो जाता है ना, कंस्ट्रक्शन हो रही है या एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें भी रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख का बना है। हो रहा है इसलिए कि यहाँ पे आपको अल्लाह ताला ने खजाने दिए हुए हैं मुफ्त में, आप अगर कर रहे हैं पहले तो इतना नहीं हुआ ना। अब देख लें आप, एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसको सस्ता होना चाहिए, लोकल सतह पर इतनी इस्तेमाल ही नहीं हुआ कभी, लेकिन उसको सस्ता भी तो होना चाहिए, उसको कोई कैब भी आनी चाहिए। खाद की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, खाद की भी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है। मेरे आगे अगर इस्तेमाल नहीं होनी तो दो चीजें सुन लें। कार्टलाइजेशन की डिमांड तो फिर भी है ना, उसकी तो इस्तेताद से वैसे डिमांड थोड़ी समझने की कोशिश करें। 50 अरब की आपने सब्सिडी दी थी उसको कार्टलाइजेशन, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वालों को, वो तो माफिया है, कार्टलाइजेशन है खाद, वो तो जिम्मेदारों को, किसानों को लूटता है। जाली खाते तो चले अलहदा से है, जो असली खाते भी हैं उनका जितने रेटों में इजाफा होता है, और जो पीछे आपको पता है मामला चला सुप्रीम कोर्ट में, खाद वालों ने कहा कि जनाब फर्टिलाइजर वालों को इतने पैसे में दे रहे, इतने 100 अरब, तो हम किसानों को आगे डाइवर्ट करेंगे। एक महीने में डॉक्टर साहब करते हैं कहानी, फिर खाद ब्लैक हो जाती है, 24 रुपए किसानों का बुआई है ना गंदम की। आप मैं बताता हूँ, सरकारी और है मिलेगी और कीमत टाइम नहीं रहेगा। मुझे बताएं, उमर अयूब साहब ने कहा 24 रुपए पर यूनिट पे इन्होंने ठेके लिए हुए थे, ठेका दिया हुए थे, हमने 6.5 रुपए पर मुआहदे किए हैं, अब जो किए हैं तो जो 16 रुपए 14 रुपए उससे रिकवर किए हैं आपने? नहीं वो नहीं किया, अब जो किए हैं, अब जो हम कर रहे हैं वो तो पुरानी बात है। मुझे दिखा दे एक मुआहदा आपने 24 रुपए से मैं चैलेंज करता हूँ। आप कह रहे हैं 24 रुपए के मुआहदे थे पर यूनिट, की वजीर है, उसने पूरी दुनिया के सामने स्टेटमेंट दी है, वजीर आज़म बैठे थे ब्रीफिंग में, उसने कहा है मुज़ाकरे का। उमर अयूब साहब अगर आप ये कह रहे हैं और उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं सारी कौम के सामने, 24 रुपए के यूनिट का मुआहदा था वो 6.5 में किया, उसको 6.5 रुपए में ले आए। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप आगे इसको प्रूव करें। मुझे एक ऐसी IPP का बता दें, एक ऐसे मुआहदे का बता दें, कौम को इस तरह झूठ ना बेचे। 24 रुपए का मुआहदा और 6.5 रुपए पर यूनिट, पहले 24 रुपए पर यूनिट,
ये अगर कोई है, आखिर में अगर कोई है, आपके तर्जमान भी है, 2030 तक उन्होंने कहा है अभी हम 70% जो बिजली ईंधन से बना रहे हैं वो बाहर से हम ले रहे हैं। जो इतनी बिजली हम बनाते हैं 70% हमें खरीदना पड़ता है बाहर से, ईंधन की सूरत में गैस खरीदनी पड़ती है, पेट्रोल। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 2030 तक हम 70 से 80% अपने वसाइल से बनाएंगे, रीन्यूएबल एनर्जी होगी और इसके अलावा जिस तरह थार कोल और जो भी तो आपको नहीं बनाना। खबर आप फ्रंट टैरिफ सबसे सस्ता, मैंने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब यहाँ पे साफियों की मौजूदगी में गवर्नर चौहान साहब की बात, मैंने कहा क्यूबी लिंक के अंदर एक 627 ऑलरेडी एकड़ जो रकबा अक्वायर हुआ जिला ननकाना में अपर गुगेरा पे 4 साल से इंटरनेशनल कंपनी कह रही खुदा के लिए सबसे सस्ता टैरिफ दे दो, हम सस्ती बिजली बनाना चाहते हैं। नेपरा का माफिया नहीं करने दे रहा। मेरे अपने गांव में क्यूबी लिंक जाल पे मैंने सर्वे कराया उसी कंपनी से, उसने कहा कि 5 केवी मेगावाट फौरन बन सकता है इसी स्ट्रक्चर के ऊपर। उन्होंने कहा जनाब पंजाब इरिगेशन मिनिस्टर से इनको जानते हैं, उनसे बात, उनका हम तो एनओसी देने के लिए तैयार है, वजीर लाहौर सारे, लेकिन उनका नेपरा ऊपर माफिया बन के बैठा है। आईपीएस वाले कहते हैं कि हमारे खांचे बंद हो जाएंगे। चलिए सर, ब्रेक का वक्त हो जाएगा। बाबर डोगर साहब, फैयाजुल हसन चौहान साहब को हटाने की कई वजूहात की जा रही हैं। उन्होंने तो अब ये ट्वीट में कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैं करप्शन के खिलाफ बात करता रहूंगा, लेकिन उनको इजाफी चार्ज भी मिल गया है, अब जेल खाना जा समा साहब, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई साजिश नहीं है, ना ही उनको किसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हटाया गया है। वाहिद वजह ये थी कि PMLN के अंदर आप देखें कि मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी ये ख़वातीन स्पोक पर्सन, इसके अलावा भी हैं। और नहीं सर, इसके अलावा तो छोड़ें, ये मेन 3 है। मरियम नवाज जो है उनका मुकाबला करने के लिए 2 के तर्जुमानों की टीम है, लेकिन उसका मुकाबला एक खातून ही कर सकती है। और ये बड़ी शिद्दत से PTI के अंदर ये डिबेट चल रही थी कि इसके मुकाबले में एक हमें मजबूत बेहतरीन जो खातून है उसको लाना पड़ेगा जो इनका मुकाबला कर सके। फैयाजुल हसन चौहान बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इनका मुकाबला कर नहीं पा रहे थे। तो ये एक PTI के अंदर एक कमी महसूस की जा रही थी। ये डिसीजन जो है ये प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया, उन्होंने ये फैसला किया कि फरदौस आशिक अवान जो हैं वो उनको दोबारा एक मौका दिया जाए, वो पंजाब में जाएं और मुकाबला करें PTI की ख़वातीन का, जिसमें उनकी जो इस वक्त डिफेक्टो प्रेसिडेंट बनी हुई है मरियम नवाज़, और उसके बाद मरियम औरंगजेब, और ये जिस तरह से ये लताड़ रही हैं, इसका मुकाबला करने के लिए फरदौस आशिक अवान का जो है वो डिसीजन लिया गया और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को कन्वे किया गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो थे वो भी उनके साथ कंफर्टेबल थे, उन्होंने कहा जी ठीक है उसको करते हैं, क्योंकि PMLN की सारी स्ट्रेंथ तो पंजाब में है। उनकी मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी को सारी पंजाब से हैं। उनका मुकाबला करने के लिए फरदौस आशिक अवान को लाया गया, जिनकी पहली परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। फैयाजुल हसन चौहान की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक थी, बुरी नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि तो उनको वो ख़वातीन का मुकाबला उस तरह से नहीं कर पा रहे थे जैसा से करना चाहिए था। तो ये जो अब इसके लिए उनको अकोमोडेट किया गया, उनको जेल खाना जात का इजाफी चार्ज दिया गया। मैंने आपको पहले भी हम यहाँ पर डिस्कस करते रहे हैं कि जेल खाना जात में PMLN की खासी पेनिट्रेशन है। वहाँ पर नवाज शरीफ भी फैसिलिटेट होते रहे हैं, वहाँ पर शहबाज शरीफ को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है, हमजा शहबाज को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। वो तो शहनशाह बादशाहों की शहजादों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जेलों के अंदर जितनी उनको फैसिलिटीज़ आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बात करते कि आम कैदी वो जुल्म है। उसामा साहब, जिस कमरे में हमजा शहबाज थे वहाँ पर AC लगा हुआ था, बेड पड़ा हुआ है, वो तो एक VVIP जेल है। शहबाज शरीफ को उसी बैरक में रखा गया जहाँ पर नवाज शरीफ थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर की बैरक थी, वहाँ पर शहबाज शरीफ को रखा गया। वहाँ पर पलंग भी है, वहाँ पर वॉक करने के लिए जगह भी है। ये लोग जेल के अंदर कुछ होते हैं, बाहर आकर कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, बाहर आकर कहते हैं जी मेरी कमर टूट गई, ये हो गया, वो हो गया। अंदर तो इनको सारी फैसिलिटीज हैं। नवाज शरीफ को जो बैरक दी गई थी उसमें TV लगा हुआ था, AC लगा हुआ था, बेड था, वहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, उसके अंदर वो वॉक किया करते थे, वहाँ पर एक लॉन है, सारा कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। फैयाजुल हसन चौहान देखिए, आप वो आए हैं और उन्होंने उसके साथ इन सारी चीज़ों का नोटिस भी ले लिया। तो ये नहीं है कि फैयाजुल हसन चौहान की परफॉर्मेंस बुरी थी, लेकिन PTI के अंदर ये एक रियलाइजेशन थी कि हमारे PTI के अंदर आप देखें कोई मजबूत खातून स्पोक पर्सन नहीं है इस वक्त, उसकी शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इसी वजह से मीडिया में भी इसकी कमी नज़र आ रही थी कि उस तरह से ख़वातीन PTI की नज़र नहीं आ रही थी जितनी नून लीग की डिफेंड करती नज़र आती थी। ये बताएं असद खरल साहब
कि ये कुछ कर सकेंगे? ये फैसिलिटीज़ वापस लेना, हमने नवाज शरीफ के मामले में देखा कि उल्टा देनी पड़ गई। देखिए तबीयत उनकी खराब है, शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल सेहतमंद आदमी तो नहीं है, फिर हमजा शहबाज के बारे में वो भी बीमार रहते हैं। साहब ये जब भी जेल में जाते हैं 1999 में भी जब इनको जेल भेजा गया था तो इन्होंने कहा जी मेरी कमर दर्द होनी शुरू हो गई है, मैं तो जनाब मुझे तो रोज स्विमिंग करनी चाहिए, मैं अगर स्विमिंग ना करूं तो मेरी कमर दर्द का इलाज स्विमिंग है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर स्विमिंग आपने याद दिला दिया, अगली दफा शायद वो स्विमिंग पूल का मुतालबा के ना कर डाले। पहले भी चौधरी बहुत सारी मुराद आपको पता लिए हैं उनका, मेरी वो चेयर दी जाए, फिजियोथेरापिस्ट का मेरा इंतजाम किया जाए, घर का खाना होगा, मेरा बेड हो, मेरी वही कुर्सी हो जो आरामदेह है, मेरे पास टेबल हो, मेरे अखबारात हो, फिर उसके बाद टीवी की फैसिलिटीज हो। जेल में है, मुझे एक बात बताइए शहबाज साहब, आम गाड़ी में जब जाना है कितना कैदी था जो बीमार पड़ा हुआ है, क्या उनको ये फैसिलिटीज दी जा रही हैं? उन बेचारों को तो अस्पताल नसीब नहीं है और यहाँ पर उनके लिए मेडिकल बोर्ड बन रहा है। अपने कप्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो रियासत मदीना का जो मामला है ना, जो उनका दावा है उसको आज सच साबित कर दिखाया है। उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा है कि आप मुझे ज़रा ये फैसिलिटीज़ की भी लिस्ट दे दें और जेल मैनुअल के मुताबिक जो इन हवालातियों जो कैदियों को जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं या इवन के जो डिग्निटरीज होते हैं जो सीएम पीएम जो है तो कानूनी के हवाले से जो भी फैसिलिटीज और एक उनको जो दी गई हैं तो उसमें ताकि डिस्क्रिमिनेशन, और आपको यही वजह है, आप अगर उस लिस्ट को पढ़ लें तो मुझे ये बताएं क्या जितनी इनको मराहत मिल रही है डॉक्टर साहब, आप और मैं जेलों का रोजाना विजिट भी करते रहते हैं, लेकिन मैनुअल भी जानते हैं, इतने ज्यादा मराहत 50-60 फैक्ट्रियां पॉसिबल नहीं है, 50-60 फैक्ट्रियां नहीं होती, वो अपोजिशन लीडर नहीं होते, वो इतनी दफा तो फिर मामला जेल मैनुअल से आ रहा है, जेल मैनुअल जो है वो रियासत मदीना सब बंद कर देंगे, बोर्ड सब कैसे बंद कर सकते हैं, बीमार हो जाएंगे। नवाज शरीफ के मामले में देखा पूरा मुल्क हिल के रह गया था। बात है जो बी क्लास के कैदी को फैसिलिटीज हैं वही दी जानी चाहिए ना जी, जो है भी नहीं है उसमें टेबल लैंप लेजिस्लेशन ये कर लेते। 10 साल हुकूमत पंजाब में इनके पास थी, उससे पहले भी 30 साल तक 3 दहाइयों तक ये रहे हैं, मरकज के अंदर 3 दहाइयों तक रहे हैं, तो ये लेजिस्लेशन कर लेते, डिसाइड हो रही थी इलेक्शन से 1 महीना पहले, लेजिस्लेशन कर लेते। कभी ऐसे भी हुआ डॉक्टर साहब ये जेल में है कि हवालाती या कैदी को जेल में जाना तो उसकी चॉइस पे गाड़ी का चुनाव इंतखाब होगा, वहां पर ठोस के भेड़ और बकरियों की तरह जो बसेस होती है बड़ी, आपको पता है पुलिस वैन जो होती है प्रिजन वैन, उसके अंदर ठोसा जाता है, ठोस के पीछे पुलिस वाले बैठते हैं, बाहर से ताला मारा जाता है, वहां पे आम, यहाँ पे जिनका क्या है वो कहते हैं बख्तरबाद में भी नहीं बैठना, हमने आम पुलिस वाली गाड़ी में लैंड क्रूजर में बैठेंगे, मर्सिडीज गाड़ी जो वो गाड़ी जो सीएम यूज करता है वो उस ये कौन सा जेल मैनुअल है? डॉक्टर साहब इजाजत देते हैं इसके जेल 10 साल मेरी बात, और उसका पेट्रोल कौन खर्च करता है, वो कहाँ से फंड आता है? 10 साल अगर एक शख्स सीएम की गाड़ी में बैठा रहा है, वो 5 घर उसके थे, तो अब अचानक से आप कहते हैं चंद मिनट में, अच्छा यानी वो मुल्ज़म जो है सर जिनके ऊपर अरबों के लूटने के इल्जामात हैं, जिनके ऊपर अरबों के हिस्सा लाए, जिस पे इल्जाम ये कि 27 अरब रुपया हड़प कर गया, उससे पैसा निकलवाना है, 7 अरब और 7 अरब की ओवरऑल मनी लॉन्ड्रिंग की मुख्तलिफ चीजें जो है 23 अरब अब उस बंदे के लिए आप उल्टा गाड़ी, सरकारी आयल, सरकारी ड्राइवर और बरात और पर्क्स एंड प्रिविलेज उसको इस तरह मिल रही हैं जिस तरह वो बिल्कुल आम वो सीएम के तौर पर ले रहा है, तो वो तो फिर चौहान सकेंगे सर, लेट्स बी रियलिस्टिक। देखिए चौहान साहब वापस नहीं कर सका, बेबस हो गए थे तो रख देंगे ना कि मिलती है, सुन ले मिल सकती है और ये मिल रही थी, कम से कम चौहान साहब ये तो बता देंगे कि ये मिल सकती थी और ये मिल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बताएंगे। कच्चा बोल देंगे ना। अयाज सादिक साहब ने नई धमकी दे दी है और कि जी उनके पास भी कौमी राज हैं और ना उकसाया जाए तो फिर और बातें इस तरह की हो जाएंगी, ये काम बढ़ता चला जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला अयाज सादिक साहब के बयान की गूंज मुसलसल है, अभी भी है, और अब वो ये कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि मज़ीद उकसाया गया तो फिर कोई और ऐसी बात कर दूंगा और इस मामले को यहीं छोड़ दें। साथ ही वो कह रहे हैं कि अब मैं मज़ीद वजाहत नहीं दूंगा। लेकिन साथ जो ख़बरें हैं उसमें यह भी हमें नज़र में रखना है कि पाक अफ़गान बॉर्डर पर आज फायरिंग का वाक़या हुआ जिसमें एक जवान शहीद हुआ, 2 ज़ख्मी हुए। फ़ख्र अब्बास FC का जवान उसमें शहीद हो गया। LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। अब ये हो नहीं सकता कि अयाज सादिक साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनको इन चीज़ों का पता ना हो।
अब जब ये मुशावरत हुई मॉडल टाउन में, उसके बाद इतने एग्रेसिव क्यों नजर आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जो मैंने कहा मैं उस पर कायम हूं। अगर मान भी लें कि ये हुकूमत के लिए था, तो क्या ये हुकूमत पाकिस्तान की नहीं है? क्या वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है? और क्या उनके खिलाफ इस मामले में बोलना कि पाकिस्तान डरा हुआ था, पाकिस्तान की हुकूमत डरी हुई थी, इससे किसको फ़ायदा है? सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को। तो क्यों ऐसी बातें? और फिर कह रहे हैं और करूँगा, जिससे मतलब मोदी को फ़ायदा हो रहा होगा। वहाँ पर बिहार के इलेक्शन भी चल रहे हैं। अब असद खरल साहब, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बाकायदा मोदी को जिताने के लिए कैंपेन चल पड़ी है पाकिस्तान में। मुझे बड़ा अफसोस है ये बात कहते हुए। आप देखिए, दो काम होते हैं। वो अपने जो यार होते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए दो काम होते हैं। जब नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत थी और जब मोदी के इलेक्शन थे, और आपको पता है दो काम होते हैं। एक ये होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे जो मामलात गर्म हो जाते हैं, अग्रेसिव उनकी तरफ से जारियत में इजाफा हो जाता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तारीख में इतने वाक़यात नहीं हुए जो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के हवाले से जो इंडिया ने किए, जो कि नवाज शरीफ हुकूमत के दौर में हुए, और उसमें बिल्कुल खामोश तमाशाई बने रहे। उसके बाद दूसरी तरफ से होता है कि जिस तरह अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाए, जो मोदी को सपोर्ट करे, जो वहाँ पे, ताकि वो दोबारा उनका जो हम ख्याल है, जो उनके साथ है, जो इनके साथ उनके मरासम है, वो सारी दुनिया जानती है, इनके कायद के हो सकती हैं। अब मामला ये है, अब मुझे ये तो बताएं, मुझे ये तो बताएं, इमरान खान पर तनकीद के उसामा साहब वो कह रहे हैं कि महंगाई आपने सियासी तौर पर ऐसी जरूर करनी है। आप कह दिए आप में रूह, अगर मुझे जी कहते हैं आप में मोदी की रूह आ गई है, तो हमें अगर इस तरह की बात करेंगे, मुझे ये बताएं, जो अयाज सादिक साहब ये कह रहे हैं कि मैंने हुकूमत जो है, हुकूमत पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान गवर्न बाय जो भी सिटिंग और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होगी उसके जरिए होती है। रियासत पाकिस्तान और कौमी मफाद है, हमारी फतह है, कामयाबी है, उसको आप खुद शिकस्त में तब्दील करने पे तुल के, और आप ये कहते हैं कि मैंने हुकूमत यानी रियासत के बारे में बात। क्या रियासत ऊपर है या एक इदारा फौज या हुकूमत ऊपर है? रियासत पाकिस्तान के खिलाफ आप कह रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ यानी हुकूमत और रियासत के बारे में, और कह रहे हैं जी मैंने फौज के खिलाफ। मामला ये है कि फौज तो एक इदारा है, आप हुकूमत पाकिस्तान की रियासत स्टेट के बारे में आप जो उसकी कामयाबी थी उसको नाकामी में बदलने के लिए आप उनको दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम वो बात करेंगे जो कौमी मफाद की हो। देखिए ना, मामला ये है, सिर्फ हुकूमत इसमें कौन सा कौमी मफाद? आपकी बात सही है, पूरी रियासत होती है, फौज होती है, कौम इदारे होते हैं, सब इदारे होते हैं, मीडिया सारे मिलकर रियासत बनती है। सारों की कोशिशों को मिलिया मेट कर। बाबर साहब, DGISPR ने जब कह दिया कि ये एक तारीख को मस्ख करने की कोशिश थी, हमने उसको दुरुस्त करने के लिए आगे, उसके बाद कोई जवाब रह गया, यानी ये एक कलेक्टिव, इसका मतलब डिसीजन था अभिनंदन को वापस करना, सोच समझकर सब इदारों ने मिलकर ये फैसला किया था, और यकीनन ऑपोजिशन को इत्मीनान में लिया। ये नहीं हो सकता, ऑन बोर्ड थे, उसमें ऐलान किया, उस वक्त कोई नहीं बोला, उस वक्त कोई बात नहीं की जी ना करें। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि सियासी इशू को सियासी रहना चाहिए। मुझे एक बात, मैं और चीजें बताऊंगा, नहीं मुझे एक बात बताएं, ये सियासी इशू था, ये सियासत है कि आप पकड़ के अदारों को रगड़ना शुरू कर दें, आप मुल्क के वकार का मजाक उड़ाना शुरू कर दें। एक इतना सेंसिटिव और सीरियस इशू था, आप पूरी कौम का जो सर था वो फ़ख्र से बुलंद हुआ था, पाकिस्तान का सारी दुनिया में वकार बुलंद हुआ कि हमने इंडिया के 2 त्यारे मार गिराए। वो दुश्मन जो दुनिया समझती है कि कितना ताकतवर है, उसको हमने अपने घुटनों पे लेटने पे मजबूर कर दिया। और आपने ये कहा कि जी आर्मी चीफ के माथे था, और हमारी हुकूमत बात करते हैं कि नहीं, मैंने आर्मी चीफ के बारे में नहीं सर, उन्होंने एम्बिगुअस बात की है, उन्होंने एम्बिगुअस बात की है, सारे इंडियन मीडिया को मौका दिया कि वो इस पे स्टेटमेंट दे। उसके बाद अब आके आप इससे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर आइंदा ये बात करेंगे तो मैं आइंदा भी इसकी बात करूंगा। जी वो कह रहे हैं साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अयाज सादिक साहब, आपकी असम्बली में इस स्टेटमेंट से पहले भी कभी किसी ने आपको गद्दार कहा? कभी किसी ने आपसे ये कहा कि आप मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं? कभी इस तरह की कोई स्टेटमेंट आई? कभी भी नहीं। आपकी गवर्नमेंट जो पिछली थी उसने अभिनंदन के बारे में तो एक बात ही नहीं की, कलभूषण के बारे में एक बात ही नहीं की। वो तो उसके तो अब फिर डॉन लीग के खिलाफ और मोदी के जो आप उस वक्त तो आप इंडिया के आगे लेटे हुए थे। अभी किसी ने नहीं कहा,
तब भी किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब आप पाकिस्तान के वकार के साथ खेलेंगे, पाकिस्तान की इज्जत के साथ खेलेंगे, पाकिस्तान के लोगों के वकार के साथ खेलेंगे, आप दुनिया की नजरों में पाकिस्तान के वकार को नीचा करने हमारे शोहदा गाजियों की कुर्बानी को उनको राइगा करेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट को नकामी पूरी दुनिया बल्ले बल्ले कर रही है पाकिस्तान की, कमाल कर दिया। फिर आपको इन इल्काबात, अच्छा आप कह रहे हैं आपके पास कौमी राज है। सर खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि अगर रियाज सादिक को घिराव किया गया तो मेरे पास भी बड़े कौमी राज है। अब ये सारे कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने जब काम शुरू किया ना कौमी राज, अब ये सारे शुरू हो गए जी, मेरे पास भी बड़े राज है। जो अगर ये बात करता है ना कोई कौमी राज मैं अफशा करूंगा, तो वो उसने आइन से हलफदारी पासदारी का हलफ उठाया है, और वो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के इटसेल्फ। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, अच्छा मुझे अब ये बताएं, आपके पास जो राज है आप आसान काम कर लें, वो तो इमरान खान साहब को याद नहीं रही वो सारी चीजें जो एफर्ट उन्होंने पनामा में लड़ी। नवाज शरीफ साहब ने आपके कायद ने जो वज़ीर आज़म और जो लीडर ऑफ द हाउस थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि जनाब ये है वो जरा स्पीकर साहब आपको मुखातब करके, और आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, असेंबली के रिकॉर्ड के और असेंबली के कस्टोडियन होते हैं, उनका ये है जनाब वो जराए। मुझे एक बात इस तरह कागज वो आपको दे रहे थे, वो जराए चाहिए वज़ीर आज़म साहब को कि वो यहाँ सारे से बरामद करें। नैब को चाहिए, ये जुबान अदालतों को चाहिए कि भाई आप जो जराए बहुत बड़ी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, बात कीजिएगा मुझे, वो किधर रिकॉर्ड चला गया, किसने खुर्द-बुर्द किया? क्या मियां नवाज शरीफ का, सिर्फ एक मिनट, मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना आर्मी चीफ DGIS के बारे में, फिर APC में, फिर गुजरांवाला जलसा, फिर कराची में उर्दू, फिर कोयटा में बलूचिस्तान अलहदगी आज़ाद, अब ये बात, और जो अभी ये शेर जवान में जो नारे लगे हैं हमारे इदारों के खिलाफ, ये क्या सब इत्तेफाक इसको समझा जाए? ये सब इत्तेफाक नहीं है, प्री प्लान्ड है, ये क्रिमिनल है, ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क लूटने के लिए आते हैं। सर हमें इनकी काफी देर से ब्रेक का कहा जा रहा है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से हम बात करेंगे, आम शख्सियत हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद। अब पता चला। अमेरिकी सदारती इंतखाबात हो रहे हैं और वोटिंग हो रही है, मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। ट्रंप क्या दूसरी दफ़ा मुंतखब हो सकते हैं, और फिर अगर मुंतखब हो गए तो फिर उनकी लास्ट टर्म होगी, क्योंकि 2 दफ़ा से ज़्यादा वहाँ कोई सदर रह नहीं सकता। और जो बाइडन अगर जीतते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर इसलिए होगी कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा भी कहा गया था कि ट्रंप पीछे हैं, नहीं जीतेंगे, और अब वो कह रहे हैं कि पहले भी पेशगोइयाँ मेरे खिलाफ थी, अब भी लोग कह रहे हैं, लेकिन पहले भी मैं हिलरी क्लिंटन को हरा कर सदर बन गया था। डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा अमरीकी सदर के एडवाइज़र साजिद तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से। साजिद तारड़ साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए, बड़ी बहस हो रही है कि क्या होगा, और ये तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि ये कोरोना पर इंतखाबात लड़ा जा रहा है। इसमें SOPs तो हैं ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा होगा, वरना हमेशा से इकॉनमी होता है, दीगर मामलात होते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये वबा के मामले पर जो बाइडन कह रहे हैं कि मैं अमेरिका को महफूज बनाऊंगा, तो आपको लगता है कि ट्रंप के लिए बड़ा टफ है इस वक्त, बड़ा मुकाबला सख्त जा रहा है? देखिए, मैं इस पे ये बताना चाहूंगा, अमेरिका की बदकिस्मती है कि कोविड जो है उस पर सियासत की जा रही है। कोविड के लिए दुनिया में नंबर 1 कोई भी कंट्री तैयार नहीं था। मेरा एक पॉइंट ये होगा कि कोविड निकल के बीजिंग और शंघाई नहीं गया, सीधा न्यूयॉर्क आ गया। उसकी वजह है कि चाइना में मीडिया कंट्रोल्ड है, यहाँ पे मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे CNN जो है वो जर्नलिज्म छोड़ के सियासत में आ चुका है। 96% मीडिया कवरेज एंटी ट्रंप है। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा कि अमेरिका के इंटरनल हालात मीडिया के क्या है। हंटर बाइडन की करप्शन की स्टोरियां निकली, उनका लैपटॉप मिला जिसमें उनके शवाहिद मौजूद थे करप्शन के, और नाजेबा तस्वीर थी यूक्रेन में। उसकी खबर को फेसबुक और ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया। हमारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को उनको बुलाना पड़ा कैपिटल हिल पे, उनके CEOs को, जुकरबर्ग को, कि हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट्स के बाद आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ क्या कर रहे हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को खतरा जो बाइडन से नहीं है, ये सोशलिस्ट मीडिया से है। और मैं एक और आखिरी पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, हमारे सारे दोस्त पाकिस्तानी यहाँ बैठे हुए भी पाकिस्तान में सारे तज्जिया निकार जो है वो सारे डेमोक्रेट और जो बाइडन के साथ वो चलना चाहते हैं। एक मेरा क्वेश्चन ये होगा कि अगर जो बाइडन अगर जीत रहे हैं या जीत चुके हैं, तो फिर ये हंगामों की तैयारियां क्यों हो रही हैं? हारा हुआ इंसान हमेशा लड़ता है, आग लगाता है। एक तो पॉइंट ये है। अच्छा। और दूसरा मेरा ये पॉइंट होगा कि जो बाइडन, उनको तो होशो हवास नहीं है कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं या सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता होता वो स्टेट किस में है, उन्हें यही याद नहीं होता उनके ग्रैंड किड्स कितने हैं। हाँ, ये जरूर होगा, अगर वो इलेक्शन जीत गए तो चाइना के हाथों अमेरिका को बेचेंगे, और उसके बाद होगा ये, गवर्नमेंट यहाँ नैन्सी पेलोसी चलाएगी
कैमला हैरिस इंडिया से बैठ के अमेरिका की गवर्नमेंट चलाएगी। अच्छा, अभी हंगामों की भी खबरें हैं नस्ली तासुब के हवाले से अमेरिका में। नहीं, नस्ली तासुब, अच्छा, नस्ली तासुब मैं डिनाई करूंगा। बराक हुसैन ओबामा अभी 8 साल प्रेसिडेंट रह के जा चुके हैं। वो अमेरिका की पॉपुलेशन का 12% का हिस्सा थे और सितंबर 11 के बाद बराक हुसैन ओबामा प्रेसिडेंट बने थे 2 दफा। यार रेसिज्म कोई नहीं है, मैं 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ। हाँ, रेस का कार्ड यूज किया जा रहा है जिस तरह पाकिस्तान में मजहबी कार्ड यूज होता है। जी। अच्छा स्टारर साहब, जो अभी आपने बात की, बिल्कुल यही बात मैं करने वाला था कि क्या वजह है, जिस तरह पिछली दफा तमाम पोल आपके खिलाफ थे, सोशल मीडिया, दूसरा मीडिया आपके खिलाफ था, और 3 चीजें जो चूंकि आप न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में बैठे हैं, यानी वाशिंगटन की रूलिंग एलीट, वाशिंगटन इनसाइडर, और जो आपको डीप स्टेट, जो हिलरी क्लिंटन ने कहा कि जो सबसे ज्यादा वहां पे ये सिलिकॉन, ये फेसबुक, ये ट्विटर, यूट्यूब, जितनी भी सोशल साइट्स हैं, वो सारे नेगेटिव रिजल्ट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिखाते हैं। और पिछली दफा भी उन्होंने दिखाए, पोल भी दिखाए, और कोई भी चीज़ जो है वो निकाल के उस हवाले से। लेकिन कैलिफोर्निया के हवाले से मैं एक हवाला दे रहा हूँ, 3 दिन के इंतखाब का मेरे सामने, मैंने जो वहाँ से ग्राउंड रियलिटी ली, पहले दिन 1000 वोट में से 600 डोनाल्ड ट्रंप को पड़े, दूसरे दिन 800 में से 595, और तीसरे दिन यानी आज वो कल यानी 835 650, यानी डेमोक्रेट्स की ये हमेशा से कई दहाइयों से कैलिफोर्निया में, यानी जो वेव, एक तरफ ये मीडिया पूरा, ये जो कंट्रोल जो आपने कहा ये पपेट बन चुका है वहाँ पे, और दूसरी तरफ से ये जो रिजल्ट है, लोग वहाँ पे झंडों की अगर बात करें, लोगों के अंदर जज्बात, तो वो ज्यादा उस तरफ आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह, क्यों इतने खिलाफ है डोनाल्ड ट्रंप के ये सारे जो सेगमेंट ऑफ जो पूरी ये एक अशराफिया है वहां की? मैं बिल्कुल बताता हूँ, अगर मुझे 5 मिनट दे तो मैं बताना चाहूंगा एक सिंपल वर्ड्स में कि असल में लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से बेजार हैं। वो पूरी दुनिया के 3 एक बेसिक प्रॉब्लम्स है, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ये यूनिवर्सल इश्यूज पे इन पे तकारीर करते हैं, उसके बाद या हाइबरनेशन में चले जाते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर डाके मारने में बिजी हो जाते हैं। ये सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया का फिनोमेना है। लोग इससे बेजार हो चुके हैं, मौरूसी सियासत से बेजार हो चुके हैं। आर्मी जनरल का लड़का जनरल बन रहा है, जरदारी साहब का बच्चा बेचारा उर्दू पूरी नहीं जानता, जुनैद सफदर साहब आगे लाइन में लग चुके हैं। लोगों का ये रिएक्शन था। अमेरिका में भी यही हो रहा था। कैनेडी फैमिली, बुश फैमिली, इस तरह की फैमिलियां उन्होंने फ्रेंचाइज खोल रखी थी। लोगों का रिएक्शन था एक ऐसे प्रेसिडेंट को चुनना जो आज तक पहले काउंसलर भी नहीं रहा। और दूसरी एक बात यह है कि वो जो सोचता है वो करता है। उन्होंने अपना मैंडेट डिलीवर किया। 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट प्री कोरोना। एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट है कि यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ 33.1%। लोग इन चीजों को, लेकिन अगर आपको सीएनएन बताए ही ना तो आपको पता किस तरह चले। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जाने ना जाने, लेकिन ना जाने। अच्छा, क्या वजह है कि आप अगर कोई भी जो बाइडन के खिलाफ की चीज करते हैं वो डिलीट कर देते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जितनी भी ये सोशल साइट्स हैं? और दूसरा, आप इस सवाल का भी काइंडली जवाब दे दें कि आपने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि इस टर्म में अगर वो जीते तो उनके प्लान का हिस्सा है पाकिस्तान आना। क्या अगर वो जीते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आने का जो प्लान था वो उसी तरह ही है या वो चेंज हो गया है? देखिए, उसमें मैं थोड़ी सी अर्ज करूंगा। पाकिस्तान को चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीनेगोशिएट करे, रीथिंक करे। इस वक्त अगर जाती तौर पे मुझसे पूछें तो मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से मुतमिन नहीं हूं। आपको देखें, आपको फैटफ पे आपको अफगानिस्तान ने वोट नहीं दिया, सऊदी अरेबिया ने वोट नहीं दिया, यूएई नहीं दिया, कश्मीर के इशू पे आप ओआईसी की मीटिंग नहीं बुला सके। तो आपके वहां फॉरेन पॉलिसी में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान में ट्रंप साहब का आना भी आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होगा। लेकिन उसमें यह है कि अगर आप चाहेंगे, अगर आप बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी में अपनी दुकान बंद कर देंगे तो फिर पाकिस्तान वो किस तरह आएंगे? अच्छा साजिद साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि आप इस इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? ट्रंप जीत जाएंगे, जो बाइडन जीतेंगे, या बड़ा ही सख्त इलेक्शन है? मुझे आपकी बातों से ऐसे लग रहा है जैसे जो बाइडन को एज है ट्रंप पर। नहीं, जो बाइडन को सर कोई एज नहीं है। जो बाइडन को सिर्फ एज है या आपके लिबरल मीडिया का उसको सपोर्ट है उसकी। मुझे अब ये बताएं, सबसे बड़ी बात मैं एक अब सिंपल लफ्जों में बताना चाहता हूं। इस वक्त 3 चीजें स्टेक पर हैं। एक को कहा जाता है रस्टक बेल्ट, एक सन बेल्ट, एक फ्लोरिडा। रस्टक बेल्ट को रस्टक बेल्ट क्यों कहा जाता है? वहां पे फैक्ट्रियों को जंग लग चुका है, वहां से आउटसोर्स करके सारी जाबें चाइना भेज दी गई थी। इस वक्त स्विंग स्टेट्स का मेजॉरिटी हिस्सा दे आर रस्टक बेल्ट। अब उसमें 2 चीजें बताता हूं।
पेंसिल्वेनिया ले लें, एक बड़ा की स्टेट है जहां कहते हैं कि अगर पेंसिल्वेनिया जो जीतेगा वो प्रेसिडेंसी जीत जाएगा। पेंसिल्वेनिया के हालात ये है कि आज भी फिलाडेल्फिया जल रहा है, एक हफ्ते से चल रहा है, लूट मार कर रहे हैं, 30 पुलिस वाले हॉस्पिटल में पड़े हैं, लॉकडाउन पोजीशन है फिलाडेल्फिया में, लोग देख नहीं रहे। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा फ्रैकिंग माइनिंग उसका एक मेन पेंसिल्वेनिया की इंडस्ट्री है। जो बाइडेन साहब कह चुके हैं मैं उसको आते ही बंद कर दूंगा। मैं एक आपको ये मिसाल देना चाहता हूँ, बड़े खतरनाक हालात हैं। ये बताएं कि ट्रंप के बेटे ने भी ये ट्वीट किया है कि जहां पर इंडियंस की तादाद ज्यादा है वो बाइडेन को ज्यादा वोट कर रहे हैं, तो ये इसकी क्या खास वजह? और ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर वो इलेक्शन हारे, इस तरह की बातें हो रही हैं स्विंग स्टेट्स में, तो वो शायद कानूनी चाराजोई करेंगे, तो क्या वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं करेंगे? अच्छा, इसके साथ ही एक चीज ये भी कि इसमें रिगिंग के कितना एलिमेंट है, क्या वाकई रिगिंग होगी जिस तरह से बातें की जा रही हैं? देखिए, उसमें दो चीजें हो रही हैं। रिगिंग मैं नहीं कि मैं इस तरह कहूंगा कि मेल इन फ्रॉड अमेरिका की हिस्ट्री में इसकी शवाहिद इसके मौजूद हैं। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यूएस पोस्टल सर्विस एक नाकाम डिपार्टमेंट है, जिसकी वजह ये है, मेरा पॉइंट ये होगा कि यूपीएस और फेडेक्स सिर्फ पोस्टल सर्विस की नाकामी की वजह से कामयाब हैं, और शवाहिद मौजूद हैं कि इस साल भी वो मिस हैंडल कर रहे हैं मेल इन वोट्स को। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि इस इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट इशू होते हैं। यहाँ पे जहां जहां डेमोक्रेट गवर्नर हैं वो पहले ही लीन कर रहे हैं। मैं मिसाल दूंगा पेंसिल्वेनिया की और कई और स्टेटों की, जिन्होंने ये कह दिया है कि हम मेल इन वोट जो है 10-10 दिन बाद उसका रिजल्ट निकालेंगे। तो इस तरह के उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है कि इस तरीके से वो डेमोक्रेसी को रीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको पहले तारण साहब जो ये पोस्टल बैलेट वाली बात कर रहे हैं, मुझे भी वहां से हमारे कुलीग बता रहे हैं कि वो मुर्दा लोगों के भेज दिए गए और वो फिर बोरे भर भर के वो बाद में जिस तरह अभी आपने बताया, तो ये तो फिर वही मामला है कि ये भी इसको एंटी डोनाल्ड ट्रंप यूज किया जा रहा है, ये जो सारे टैक्टिक्स, ताकि उनको कमजोर मेजोरिटी अगर मिलती है, कमजोर मिले मेजोरिटी। आप इस पे क्या कहेंगे? सर, कल एक बंदे ने एक लाइव उसमें प्रोग्राम किया है, एक बंदे ने 50 दफा वोट कास्ट किया। मेरा मकसद ऐसा सिस्टम यहाँ पे ब्रोकन है। और दूसरा, मैं खासकर जिस तरीके से बता रहा हूँ कि जिस तरीके से 1 साल से अमेरिका को तोड़ा जा रहा है, लूट मार की जा रही है, 1 बिलियन से ज्यादा वर्थ की प्रॉपर्टियां जलाई जा चुकी हैं मुख्तलिफ बहानों से, उस पर रेस कार्ड यूज किया जाता है, अब उस पर इलेक्शन। मेरा ये सिर्फ मेरे कई पाकिस्तानी भाई इस वक्त अभी भी जो बाइडेन उसमें ये कहूंगा कि हारने वाला बंदा आग नहीं लगाता, लूट मार नहीं करता, और ये तैयारी करके बैठे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप साहब। जनाब साजिद तारड़ साहब, आपने हमें वक्त दिया। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, जो भी होगा बोल्ड न्यूज़ पे भी आपको हम आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।